अदिश फलन कितना है आपके पास 5 और डी फाई है, कितना है 5 प्लस का क्या है डी फाई है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें मान रखी है, डायग्राम में वही चीज़ शो की है। अब मुझे पता है कि इसमें एक एकांक सदिश भी होगा। एकांक सदिश किसका, किसी भी पृष्ठ का। तो मुझे पता है कि किसी भी पृष्ठ का एकांक सदिश क्या होता है, सरफेस के लंबवत होता है। यदि मैंने पृष्ठ S1 माना है तो इसका एकांक सदिश का होगा, इसके लंबवत होगा। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे इसमें एक एकांक सदिश भी मैं इसमें ड्रॉ करता हूँ। ये एकांक सदिश का होगा, ये यदि मैं लिखता हूँ कि यदि मैं इसके परपेंडिकुलर जाऊँ तो वो क्या होगा अपने पास, इसका एकांक सदिश होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि मैं इसका परपेंडिकुलर शो करूँ ये वाला, तो ये इसका क्या हो जाएगा अपने पास एन कैप हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये इसका क्या हो जाएगा एन कैप। अब इसमें डायग्राम में कैलकुलेशन करने के लिए कुछ मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी करता हूँ। यहाँ से मैं क्या डाल देता हूँ, इस पर परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। क्या डाल देता हूँ, परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा अपना आर हो जाएगा। तो अपने पास एक ट्राइंगल बन गया जिसमें लिख सकता हूँ कि ये P और Q, पहले तो मुझे ये निकालना है कि P और Q कितना है। यहाँ पे जो एन कैप है वो क्या उसका एकांक सदिश है। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि पी आर कितना होगा, यानी एन कैप का एक अल्पांश भाग होगा जो क्या होगा डी एन होगा। क्लियर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि पहले तो ये क्या आएगा डी आर आएगा। अब डी आर कैसे आएगा, तो पहले तो वो करते हैं कि डी आर आना चाहिए, वो कैसे आएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर सेट करते हैं। देखो फर्स्ट यदि मैं बात करता हूँ, इस डायग्राम को मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे भी सही और अपन इसकी इजीली कैलकुलेशन भी कर सकें। ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या करना है अपन को। फर्स्ट मुझे ये देखना है कि इसमें, ये तो मैंने डायग्राम है, डायग्राम की जो थ्योरी है वो ये लिखी है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि मुझे यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल कौन सा, पहले तो ये निकालो कि पी क्यू में विस्थापन कितना है। मुझे पता था कि कोई S1 पृष्ठ था, वो क्या हो गया S2 हो गया, उसमें कुछ फलन में चेंज हो गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि P तथा Q के मध्य विस्थापन क्या आएगा, P तथा Q के मध्य विस्थापन। अब ये विस्थापन कितना आएगा, तो ये अपन लिख सकते हैं, मुझे पता है कि किससे निकलेगा। ये क्या अपने पास एक ट्राइंगल फॉर्म बन रही है, ट्राइंगल कौन सा O P और Q। तो ट्राइंगल फॉर्म है O P Q, यानी क्या लगेगा यहाँ पे सदिश त्रिभुज नियम लगेगा, जो आप 11th क्लास में क्या आए हो, पढ़ के आए हो। तो सदिश त्रिभुज नियम क्या कहता है, यहाँ पे सदिश त्रिभुज नियम ये कहता है कि O से डायरेक्शन के साथ चल रहा हूँ तो प्लस, डायरेक्शन के ऑपोजिट चल रहा हूँ तो माइनस। तो यदि मैं सदिश त्रिभुज नियम लगाता हूँ तो क्या आएगा OP, डायरेक्शन के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास OP आ जाएगा। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा P से Q, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास P से Q। और ये क्या है, अब देखो यहाँ पर तो डायरेक्शन पॉजिटिव थी, डायरेक्शन के साथ चल रहा था। अब डायरेक्शन मेरे से सामने से आकर टकरा रही है। डायरेक्शन जब भी मेरे से टकराती है, मैं डायरेक्शन के ऑपोजिट होता हूँ तो वो या तो इक्वल टू में आता है या किस में आता है, माइनस में आता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा अपने पास माइनस का OQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 0। तो आप इसको लिख सकते हो OP कितना है मेरे पास, R वेक्टर है तो ये R वेक्टर हो जाएगा। PQ कितना है मेरे पास, PQ मैंने निकालना है तो PQ क्यों, क्योंकि PQ के मध्य का विस्थापन ही तो निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा OQ उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास R प्लस का क्या हो जाएगा DR हो जाएगा। अब यदि मैं कहता हूँ कि ये PQ कितना आ जाएगा, तो यहाँ से यदि ये R उस साइड जाता है तो R वेक्टर प्लस का DR वेक्टर माइनस का क्या हो जाएगा R वेक्टर, R से R कैंसिल आउट। तो यहाँ पे जो PQ आएगा, यानी PQ में जो भी विस्थापन आएगा वो कितना आएगा आपके पास DR आएगा, और किस में आएगा वेक्टर की फॉर्म में। तो मुझे पता है कि ये सारा का सारा क्या होगा वेक्टर की फॉर्म में। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो ये वाली डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है आपके पास, कितनी आई है DR आई है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास DR, कौन सी, P से Q के बीच की। ये तो क्लियर है, P से Q के बीच की क्या आ गई डिस्टेंस आ गई। अब मुझे पता है कि किसी भी सरफेस के लिए जो एकांक सदिश होता है वो उसके पृष्ठ के लंबवत होता है। तो अल्पांश भाग क्या हो जाएगा, यदि PR की बात करें, ये यदि n कैप है तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास DN वेक्टर हो जाएगा। ये क्या इसका एक अल्पांश भाग है, किसका, एकांक सदिश का। तो मैं लिख सकता हूँ कि P से R का भाग है वो DN है और P से Q का भाग है वो कितना है DR है। तो यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ, हम जानते हैं कि क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि किसी पृष्ठ का एकांक सदिश, किसी पृष्ठ का एकांक सदिश उसके लंबवत होता है। पृष्ठ के एकांक सदिश पृष्ठ के लंबवत होता है। क्या होता है, एकांक सदिश पृष्ठ के लंबवत होता है, जिसका अल्पांश भाग
जिसका अल्पांश भाग कितना है आपके पास, dn है, जिसका अल्पांश भाग कितना है आपके पास, dn वेक्टर है। क्लियर? तो ये मैंने जो लेते हैं वो अपन कर चुके, dn ले चुके। अब अपन करते हैं कि इसमें जब dn ले लिया तो इसका बात करते हैं कि ये तो क्या हो गया, एकांक सदिश। अब इसका मुझे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करने के लिए क्या लेना है, चेंज देखना है। तो मैं देख लेता हूँ कि किसी भी अदिश फलन का पी क्यू के सापेक्ष, पी क्यू कौन सा था आपके पास, एक S1 का, दूसरा क्या था S2 का। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि अदिश फलन, ऐसे लिख लेता हूँ पी क्यू दिशा में, क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू दिशा में, या फिर मैं पहले एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ कॉस थीटा। ट्राइंगल कौन सा अपने पास, पी क्यू आर। तो मुझे पता है कि अपने एक ट्राइंगल बन रहा था इसमें, कौन सा, ट्राइंगल पी क्यू आर से। तो इसमें यदि मुझे कॉस थीटा निकालना है तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, आधार अपॉन में कर्ण। अब देख लो इसमें आधार अपॉन में कर्ण क्या आता है, तो मैं पहले आपको डायग्राम लाता हूँ कि आधार अपॉन में कर्ण में क्या आएगा। देखो यहाँ पे इस डायग्राम को देखो, यदि मैं कहता हूँ कि मुझे कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा आपका कहाँ पे था, कॉस थीटा अपने पास कहाँ पे था, कॉस थीटा था यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, एक थीटा बना रहा है, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण। मुझे पता है कि जो आर क्यू है वो मैंने डायग्राम को सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए परपेंडिकुलर डाला है। तो जो परपेंडिकुलर के सामने होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा, और आधार कौन सा होगा, पी आर, यानी पी आर अपॉन में क्या हो जाएगा, पी क्यू, यानी डी एन अपॉन में क्या हो जाएगा, डी आर। क्लियर? तो यहाँ पे जो भी कॉस थीटा है वो क्या बताएगा अपने पास, वो बताएगा क्या, देखो यहाँ पे किसी भी पृष्ठ का एकांक सदिश पृष्ठ के लंबवत होता है जिसका अल्पांश भाग क्या है अपने पास, dn है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस dn में क्या आएगा अपने पास, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, जो आधार था, आधार क्या अपने पास p से r है, और कर्ण क्या अपने पास p से q है। यदि इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखे तो ये क्या हो जाएगा, पी आर तो क्या था, dn वेक्टर था, और ये क्या था मेरे पास, dr वेक्टर था। क्लियर? अब मुझे पता है कि यदि मैं पी क्यू दिशा में, पी क्यू दिशा में पी क्यू दिशा में अदिश फलन की प्रवणता, अदिश पी क्यू दिशा में अदिश फलन में परिवर्तन लिख लेता हूँ, क्या होगा, अदिश फलन में परिवर्तन। अब ये परिवर्तन कितना होगा, मुझे पता है कि अदिश फलन तो कितना था, डी फाई था। तो मैं लिख सकता हूँ कि डी फाई का पी क्यू दिशा में, पी क्यू का मतलब क्या था अपने पास, विस्थापन कितना आया था, डी आर, यानी मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा अपने पास, डी फाई अपॉन में क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। क्लियर? तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, डी आर। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि ये तो पी क्यू दिशा में लिख रखा है, एक मैं लिख सकता हूँ कि पी आर दिशा में, पी आर दिशा में अदिश फलन में, अदिश फलन में जो परिवर्तन होगा वो कितना होगा, अदिश फलन में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, डी फाई अपॉन में डी एन होगा। क्लियर? अब मैं लिख सकता हूँ कि मुझे पता है कि यहाँ से मैं डी आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। यदि डी आर की वैल्यू निकालता हूँ, ये सारे के सारे क्या अपने पास वेक्टर की फॉर्म ही है, ठीक है। किसकी फॉर्म है अपने पास, सारी की सारी वेक्टर की, सॉरी फाइव अपने पास वेक्टर नहीं है, ध्यान रखना, फाइव वेक्टर नहीं है। ये क्या हो जाएगा अपने पास, डी फाइव अपॉन में, यदि परिवर्तन दिखना है तो मैं लिख सकता हूँ ये क्या था, पी क्यू में था, यानी डी आर था, और ये क्या था, डी फाइव अपॉन में क्या था, डी एन था। तो इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। तो देखो समीकरण 2 से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि डी आर की यदि मैं वैल्यू रखता हूँ तो इसमें क्या आ जाएगा, डी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एन बाय कॉस थीटा आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिख सकता हूँ कि जो कॉस थीटा था, यानी डी आर इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी एन अपॉन में कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से समीकरण 1 से डी आर का मान मैं कहाँ रखूँगा, समीकरण 2 में रखूँगा। कहाँ रखूँगा, किस में रखूँगा मैं, समीकरण 2 में रखूँगा। तो ये क्या आएगा अपने पास, डी आर का मान, डी आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, डी आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये क्या आएगा आपके पास, ये क्या था अपने पास, पी क्यू दिशा में, क्या था अपने पास, पी क्यू दिशा में अदिश फलन में परिवर्तन। पी क्यू दिशा में क्या था अपने पास, अदिश फलन में
परिवर्तन था, तो वो कितना आएगा मेरे पास, तो वो आ जाएगा मेरे पास कितना परिवर्तन आ जाएगा डी फाई अपॉन में डी एन था, तो डी एन की जगह क्या हो जाएगा अपने पास, सॉरी डी आर था, तो डी आर की जगह क्या हो जाएगा डी एन अपॉन में कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा डी एन और कॉस थीटा कहाँ आ जाएगा ऊपर। अब मुझे पता है कि ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि अदिश फलन में होने वाला मैक्सिमम परिवर्तन। तो यहाँ पे देखो अदिश फलन में परिवर्तन तो हुआ, बट मुझे क्या करना है, मैक्सिमम परिवर्तन करना है। तो मैक्सिमम परिवर्तन कब होगा, जब इस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम 1 मिलेगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो भी अदिश फलन में अधिकतम परिवर्तन होगा, अदिश फलन में अधिकतम परिवर्तन कब होगा, जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। अधिकतम परिवर्तन जब अधिकतम परिवर्तन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर होगा, और मुझे पता है कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री क्या मिलता है, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि अदिश फलन में जो अधिकतम परिवर्तन है वो कितना आ जाएगा आपके पास, डी फाई बाई डी एन, कॉस थीटा की वैल्यू 1। और मुझे पता है कि ये क्या बता रहा है, अदिश फलन में परिवर्तन, यहाँ से मैं अधिकतम परिवर्तन की बात करता हूँ तो वही अपना क्या होता है, एक तरीके से ग्रेडियंट होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या हो जाएगा अपने पास, डी फाई अपॉन में क्या हो जाएगा, डी एन हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट फाई डी फाई अपॉन में डी एन, और यही अपन को क्या करना था, यहाँ पे प्रूफ करना था। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन में डी एन। और इसके थोड़े से एक्सप्लेन करने की बात करें तो देखो इसमें क्या आएगा, यदि मैं इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखता हूँ तो मुझे पता है कि ग्रेडियंट को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, ग्रेडियंट को मैं लिख सकता हूँ डेल फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, डी फाई अपॉन में क्या आ जाएगा, डी एन आ जाएगा। और ये मुझे पता है कि कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर मैं वेक्टर भी लगा सकता हूँ और यहाँ पे इसका क्या लगा सकता हूँ, एकांक सदिश लगा सकता हूँ। तो यही अपन को प्रूफ करना था, और यही क्या बताती है, ग्रेडियंट की डेफिनेशन बताती है, या ग्रेडियंट की डेफिनेशन है वो यही कहती है कि किसी भी फलन का किसी के स्वतंत्र चर के सापेक्ष जो मैक्सिमम चेंज आएगा वही क्या कहलाएगा, अपना अदिश फलन की प्रवणता कहलाएगी। तो यही अपने पास क्या है, यह समीकरण अदिश फलन की प्रवणता को व्यक्त करता है। यह समीकरण अदिश फलन की प्रवणता को व्यक्त करता है। तो ये डेरिवेशन यहाँ पे अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इतना जो अपन ने पढ़ा है, तो अपन ने आज और केवल यही समझा है कि एक तो डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, और कल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा है कि डेल में कैसे कैसे डिफरेंस होता है। उसके बाद अपन ने देखा है कि जो अदिश फलन की प्रवणता होती है वो क्या होती है, अदिश फलन की प्रवणता का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे होता है, जो अपन ने डायग्राम बना के सॉल्व किया है। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ वापस नेक्स्ट क्लास में। इससे रिलेटेड अपन निकालेंगे कि कार्तीय निर्देश तंत्र में ग्रेडियंट फाई को मैं कैसे लिख सकता हूँ और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।